ये कहानी है अमीर वर्सेस गरीब भाभी ने दी 3 ननद को फंक्शन ड्रेस। ये है मेरी बज्जी, ये 6 आ गया। ओहो, इतनी देर से ये खटर पटर की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही होगी? प्रियंका भाभी। वही अपने सामने गरीब भाभी जो खटर पटर कर रही है सिलाई मशीन चलाकर। इन्होंने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। चलो भाभी, इनके पास चलते हैं। हाँ भाभी चलिए। तब तीनों नंद और भाभी गरीब भाभी की झोपड़ी में जाती हैं, जहां ललिता सिलाई करती है। अरे तुम चारों आओ, बैठो, मैं शरबत बना देती हूँ। जेठानी जी, इतनी झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो परेशान करोगी और अब चाहती हो शरबत पिलाकर हमारा दिमाग ठंडा करो। और हाँ, आपकी इस फालतू मशीन से हमें परेशानी हो रही है, इसे बंद कर दीजिए। श्वेता, अगर मैं सिलाई मशीन नहीं चलाऊंगी तो काम कैसे होगा? अब भाभी, ये हमारा सरदर्द है नहीं। प्रियंका भाभी, मूड अच्छा करने के लिए मॉल चले और शॉपिंग भी। गरीब नंदू को खाना और शॉपिंग के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। जब देखो मेरे पैसों पर पलने के लिए रेडी हो जाती है। हाँ चलो। ललिता, आप अमीर होती तो आज आपके साथ होते, लेकिन गरीबी की वजह से खैर बाय। तब वो चारों गरीब ललिता को सुनाकर गाड़ी में बैठकर मॉल चले जाते हैं। वहीं ललिता की आंखों से आंसू छलकता है कि उसकी सास आंसू पोंछ देती है। तुझे क्या लगा था मैं तेरी अमीर देवरानी के साथ रहने चली गई हूँ? तुझे अकेला कर दिया है? बिल्कुल नहीं। और मेरी बेटियों की बातों का बुरा मानने की तुझे कोई जरूरत नहीं। एक दिन उनको प्रियंका का दिखावा समझ में आएगा। कोई बात नहीं माँ जी, अपना ही घर परिवार है, इसमें भेदभाव क्या करना। अरे मुझे पुदीने की चटनी की खुशबू आ रही है। तूने पुदीने की चटनी बनाई है ना? और आलू के पराठे, चल खिला दे। तब दोनों सास बहू बैठकर खाना खाते हैं। फिर ललिता मशीन पर सिलाई करने लगती है। दरअसल अमीर प्रियंका घर में आते ही अमीर गरीब की वजह से बंटवारा करवा देती है, जिसके बाद ललिता अपने पति के साथ सामने की झोपड़ी में रह रही थी। पैसों के लालच में तीनों नंद प्रियंका से ही चिपकी रहती थी और ये प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो दिखावा करती थी। लेकिन ललिता अपने घर के खर्चों को उठाने के लिए घर में सिलाई कढ़ाई शुरू कर देती है। अच्छा है, कॉम्बो खिलाकर मैंने पैसे बचा लिए, वरना ये बड़ी चीजों पर ही हाथ मारती हैं। अगले दिन तीनों नंद कॉलेज जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है फ्रेशर्स की पार्टी होने वाली है। और आते ही प्रियंका के पास चली जाती है, जहां वो कॉल पे अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ डिम्पल, 1 मिनट। प्रियंका भाभी, आपको पता है हमारी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और इसमें बहुत सारे अमीर बच्चे भी हैं। अच्छे अच्छे ड्रेस पहन कर आएंगे। हाँ भाभी, इसलिए हम चाहते हैं आप हम तीनों की ड्रेस तैयार करवा दीजिए। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है भाभी, और आपको तो ड्रेस की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप डिजाइनर ड्रेस भी पहनती हैं। हाँ तो भाभी, हम तीनों के लिए ड्रेस बनवा दीजिए ना। फिर से आ गई परेशान करने, पता नहीं क्यों इतना दिमाग खाती है। अब इनके लिए एक्सपेंसिव ड्रेस बनवाऊं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो तुम तीनों टेंशन मत लो, मेरे पास मेरा डिजाइनर है ना, मैं उससे कॉल करके बात कर लेती हूँ। तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार करके दे देगा। अपना नाप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। भाभी एक रिक्वेस्ट और है, बस हमें ड्रेस के साथ हील्स और ब्रेसलेट वगैरह चाहिए, तो प्लीज शॉपिंग कराने चलिए ना। हाँ भाभी, आप हमारी स्वीट भाभी है ना। ठीक है, चलूंगी। तभी तीनों नंद प्रियंका को कसकर गले लगाकर चली जाती हैं। तब कॉल पर, अरे ये कौन थी जो भाभी भाभी कर रही थी? और तू इनको डिजाइनर के कपड़े देने के लिए भी तैयार हो गई? अरे यार क्या करूं, तूने सब कुछ सुना ना, कैसे चेप हो गई थी। मैं तो परेशान हूँ इन तीनों से, जब देखो मुझसे कुछ ना कुछ मांगती रहती है। इनका अलग ही खर्च उठाना पड़ता है मुझे। अच्छा होता उस गरीब भाभी के पल्ले पड़ जाती, पता नहीं क्यों मेरे साथ इस घर में रह रही हैं। मैं तो इन्हें कुछ नहीं दिलाने वाली, बिना कपड़ों के जाएंगे अपनी कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में। सही है। शाम को प्रियंका दोनों नंद को हील्स, ब्रेसलेट और बाकी का सामान दिलाकर ले आती है, जिससे तीनों नंद का ट्रस्ट इशू का भाभी पर और बढ़ जाता है। लेकिन अगले दिन तीनों नंद, भाभी शाम होने को आई है, अभी तक वो ड्रेस नहीं आई। आपने मंगवाई नहीं क्या? हमें कल सुबह पहनकर कॉलेज जाना है। अगर हम नहीं गए तो बाकी की फ्रेशर पार्टी में लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है सीनियर भी ऐसा करे। वो मैं तुम तीनों के पास आने ही वाली थी, पर कहने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। भाभी ठीक से बताइए ना। वो मेरे डिजाइनर तुम्हारी ड्रेस बनाने से मना कर दिया, और ये बात उन्होंने अब मुझे थोड़ी देर पहले ही बताई है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारा काम था। क्या? तो भाभी आप हम कल क्या पहनेंगे? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब तुम देख लो।
तीनों नंद परेशान होकर घर के बाहर फ्रेंड को कॉल करती हैं। तब सामने से गरीब ललिता। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? आपको बता लीजिए क्या होगा। आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है हमारी मदद करने के लिए। वही तो बताओ, कल हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, महंगी ड्रेस दिला सकती हो, वो भी डिजाइनर। श्वेता, माही, दिव्या, तुम चिंता मत करो, जैसा बोलोगी, पर मैं वैसी ड्रेस खुद बना लूंगी, विश्वास करो। ये देखो फोटो, हम तीनों को ऐसी वेस्टर्न ड्रेस चाहिए, बना दोगे आप? तब ललिता वो डिजाइन याद कर लेती है और मार्केट जाकर वैसे ही कपड़े और स्टोन खरीद कर लाती है और अपनी सिलाई मशीन से सुबह तक तीनों के लिए फैशनेबल ड्रेस तैयार कर देती है, जिसे पहनकर तीनों बहुत सुंदर लगती हैं। तभी प्रियंका और मनोरमा। ये ड्रेस बनाई है उस गरीब जेठानी ने, जाओ तुम तीनों इसी में कॉलेज। कार्टून। भाभी, हमें तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई, आपको कुछ खराबी दिख रही है क्या? हम तीनों तो अच्छे नहीं लग रहे क्या? बहू, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तीनों सच में बहुत सुंदर लग रही हो। जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। फिर तीनों नंद डरकर कॉलेज में जाती हैं, लेकिन वहाँ फ्रेशर्स उनके कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और 3 लड़के उनके पास आते हैं। वाओ हॉटीज, इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियां लग रही हो तुम। क्या हमसे फ्रेंडशिप करोगी तीनों? हाँ बताओ ना, हम तुम्हारे साथ डांस करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। वो श्वेता, दिव्या, गरीब भाभी ने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है, देख रही है ना, लड़कों की लाइन लग गई है। हाँ। तीनों नंद लड़कों के साथ फ्रेशर्स पार्टी में डांस करती हैं, उन्हीं के साथ घूमती हैं और फ्रेंडशिप कर लेती हैं। घर जाकर तीनों नंद एटीट्यूड में। ललिता भाभी, लास्ट मोमेंट पर आपने हमारे लिए ड्रेस बनाई, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये मत समझना कि हम आपके साथ अच्छे से पेश आने लगेंगे। हमारे लिए हमारी एक ही भाभी है, वो है प्रियंका भाभी। कोई बात नहीं दिव्या, तुम तीनों खुश हो गए ना फ्रेशर पार्टी में कपड़े पहनकर, इस बात की मुझे खुशी है। समय गुजरता है। अमीर बहू अक्सर गरीब जेठानी को पैसे और गरीबी का ताना देती थी। वहीं ललिता जैसे तैसे दूसरों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस अपने रिश्तों के लिए कुछ करने की चाह थी। एक दिन फिर तीनों नंद को पार्टी में न्यू ड्रेस पहनकर जाना होता है। तब प्रियंका मना करती है तो तीनों गरीब भाभी का फायदा उठाकर उससे ड्रेस बनवाकर क्लब चली जाती है। ये वो हूँ, दिल है मेरा दीवाना, क्या कहता है अब, घबराना क्या। अरे मीनाक्षी, तो कैसी है यार, बहुत मजा आ रहा है। मजेदार तो तुम तीनों लग रही हो। क्या ड्रेस बनाई है, किसने बनाई है? काफी डिजाइनर लगती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी भाभी अच्छे से लाइक कर देती है, हमारे डिजाइनर वाले पैसे बचा देती है। फिर तीनों पार्टी करके घर आ जाती हैं। 2 साल गुजर जाते हैं। फिर से तीनों के कॉलेज की फेयरवेल पार्टी आती है। तब तीनों नंद बहुत उम्मीद के साथ प्रियंका के पास जाती हैं। भाभी, इस बार पिछली बार जैसी गलती मत करवाना। हमारे कॉलेज का लास्ट डे है फेयरवेल पार्टी का, और हमें डिजाइनर ड्रेस चाहिए, वरना फिर से मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हाँ भाभी, और ऐसी ड्रेस दिलाना इंस्टाग्राम वाली ट्रेंडी। अच्छा हाँ, चिंता मत करो, एकदम डिजाइनर ड्रेस कस्टमाइज करवाऊंगी। अभी तो 1 हफ्ता है तुम्हारी फेयरवेल पार्टी को ना, तो मैं डिजाइनर को कांटेक्ट कर लेती हूँ। हाँ भाभी, मुझे पता है ये फिर से मेरी तीनों बेटियों को झांसा दे रही हैं। कल भी मैंने इसकी माँ से बात करते हुए सुना था कि मेरी तीनों बेटी से ही ये परेशान है और नौकरानी बनाकर रखना चाहती है, और मेरी बेटी इसका काम भी कर देती है। पर एक दिन आएगा जब मेरी बेटी को ललिता की कदर होगी। प्रियंका उन्हें बहला फुसला देती है। भाभी, वो ड्रेस फेयरवेल पार्टी कल है। सॉरी डियर, मेरी डिजाइनर से बात नहीं हो पाई, खुद ही कुछ देख लो ना। अब भाभी, हमने आपसे स्पेशली बोला था ना, पिछली बार भी आपने हमारी ड्रेस के लिए ऐसा ही कहा था। इस बार तो आप ना करती ना, हम आपका हर काम करते हैं। बकवास बंद करो तुम तीनों, तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम जैसा बोलोगी वैसा डिजाइनर ड्रेस तैयार करवा दूंगी। लाखों रुपए में कभी खुद ने भी डिजाइनर कपड़े पहने हैं जो मैं तुम्हें दूं? चली जाओ यहाँ से, अपनी वो गरीब भाभी के पास, उसी के बने कपड़े पहनने के लायक हो तुम। हमें नहीं पता था भाभी, हमसे इतना परेशान है। आज के बाद हम आपसे बोलेंगे नहीं। कितना शो ऑफ करती हैं आप। तीनों नंद ठगासा महसूस करती हैं और शर्मिंदगी के कारण ललिता से कुछ कहती नहीं है। पर यह सब ललिता को पता चल जाता है और पति के दिए नई साड़ी में से अपनी तीनों नंद के लिए कुछ कपड़ा जोड़कर रात भर तीनों के लिए नई ड्रेस सिलकर तैयार करती है और एक थैले में तीनों की ड्रेस रखकर कमरे की कुंडी पर लटका देती है। अब तब तीनों ये ड्रेस देखकर हैरान होती हैं और चिट्ठी पढ़ती हैं। शायद ये डिजाइनर ना हो, लेकिन दिल से बना हुआ है, तुम्हारी भाभी सुमन।
देख लिया तुम्हारी गरीब भाभी कितनी अच्छी है, जिसको तुम इतना सुनाते रहते हो। माँ, हमसे जो गलती हुई है वो हम आगे सुधार लेंगे। फिलहाल आप भाभी को थैंक यू कह देना। तब तीनों नंद कॉलेज फंक्शन में भाभी की बनाई ड्रेस पहनकर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर लोगों की नजर उनसे हटती ही नहीं है और फिर फैंसी ड्रेस का कंपटीशन तीनों बहन जीत जाती हैं और जज एंड द बेस्ट ड्रेसिंग अवार्ड गोज टू श्वेता, माही और दिव्या। ताली की गूंज और कैमरे की फ्लैश के बीच तीनों की आंखों में आंसू होते हैं। फिर घर पहुंचकर ललिता को गले लगाकर, भाभी, हम जिसे अपनी स्टाइल आइकन मानते थे वो सिर्फ दिखावा निकली, और जिसे कभी सम्मान नहीं दिया वो असली रत्न यानी आप। प्लीज भाभी, हम तीनों को माफ कर दीजिए। मुझे पता था तुम दोनों को मेरी बहू की कदर होगी। प्रियंका तो बस तुम तीनों से परेशान थी, चुगली करती थी अपनी माँ सहेलियों से। मैंने देखा है उसे घर में। काश वो ऐसी नहीं होती तो हम सब एक ही घर में रह रहे होते। पर अब मैं और मेरी बेटियां मेरे साथ रहेंगी और तेरे साथ भी रहेंगी। ये सब सुनकर प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, मैं चुगलखोर हूँ, बहुत बेकार हूँ। पहले तो बंटवारा कर दिया और न जाने दीदी को क्या क्या कह दिया, और नन से भी परेशान निकली। सच बताऊं तो मुझे रिश्तों की कदर नहीं है, और आप सब लोग यहाँ रहेंगे तो मैं अकेली किसी के साथ रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, और दीदी आप घर वापस लौट आइए प्लीज। असली अमीरी दिल की होती है प्रियंका। अगर तुम आज ही समझ गई हो तो तुमने बहुत कुछ पा लिया है। इस तरह सब एक साथ रहते हैं और ललिता मनोरमा के कहने पर एक छोटा सा बुटीक खोलती है, जहां तीनों नंद उसकी पहली मॉडल बनती है। दोस्तों, रिश्तों में दिखावे नहीं, दिल लगाओ, क्योंकि असली रिश्ते दिल से सिले जाते हैं, मशीनों से नहीं। सास के हुक्म पर चलेगी रसोई। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? कोई टाइम है चाय बनाने का? खबरदार बहू, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात भी की तो भूल मत, तो इस घर की बहू है, सास नहीं। और ये सास की तरह हुक्म रसोई पर तब चलाना जब तुम्हारी बहू आ जाए। ऐसे कुछ समय गुजरता है और इंदु अपने बेटे पुनीत की शादी पूरी विधि विधान के साथ रोशनी नाम की लड़की से करवा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह रोशनी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ पर इंदु आती है। बाप रे, इतना सारा तेल! अरे इतने सारे तेल में एक सब्जी बनती, इतने में तो मैं 4 सब्जी बना लूं। और ये हाथ में बासमती राइस का पैकेट क्यों पकड़ रखा है? हमारे घर में कोई दावत है क्या? नहीं ना? फिर ये चावल क्यों बना रही हो? लाओ इधर दो, और वहाँ रखे साधारण चावल लेकर बनाओ। ठीक है माँ जी, मैं उन चावल को बना देती हूँ, इसे रख देती हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर रखे महंगे मसाले की बहुत ही लिमिट में यूज करना है, ना कि बराबर। अगर महीने भर से पहले महंगे मसाले खत्म हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी किसी भी तरह की मनमर्जी इस रसोई में करने की कोशिश मत करना तुम, क्योंकि इस रसोई पर तुम्हारी सास का हुक्म चलता है और किसी का नहीं। माँ जी। इंदु के रसोई से जाने के कुछ देर बाद, ये भगवान, ये मेरी सास है या कोई हिटलर जो पहले दिन ही रसोई पर इतना हुक्म जमा रही है? अरे यहाँ तो मुझे लगता है मैं अपनी मर्जी से चम्मच भी उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रख सकती। चलो फिलहाल खाना सर्व कर देती हूँ, बन गया है। अब रोशनी महंगे महंगे डिनर सेट में पहली रसोई का खाना सबको सर्व करती है, जिसे देखकर इंदु का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बहू को डाइनिंग टेबल से हाथ पकड़कर रसोई की तरफ लेकर जा रही होती है। अरे अब क्या हो गया इंदु? तू क्या पोता बहू को परोसे हुए खाने से उठाकर रसोई की तरफ ले जा रही है? माँ जी क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। इंदु बिना कुछ कहे रोशनी को रसोई के पास लेकर आती है, जहां रसोई में 2 बर्तन के स्टैंड लगे हुए होते हैं, जहां एक तरफ स्टील और दूसरी तरफ महंगे डिनर सेट सजे होते हैं। बहू, मैंने कहा था ना, रसोई में किसी भी तरह की अपनी मनमर्जी मत करियो। फिर किससे पूछकर तू महंगे डिनर सेट में सबका खाना परोस रही है? क्या तुझे यहाँ स्टील के बर्तन नजर नहीं आ रहे थे? वो माँ जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पहली रसोई का खाना बना रही हूँ तो उसे अच्छे बर्तनों में ही परोसूं। खबरदार जो मेरे हुक्म के बिना कोई भी सामान इधर से उधर किया तो, क्योंकि तेरे ससुराल की रसोई पर तेरी सास का हुक्म चलता है। गलती हो गई माँ जी, आइंदा कभी नहीं करूंगी। अब इसी तरह पूरे दिनचर्या का काम खत्म करने के बाद रोशनी को शाम में हल्की भूख लगती है और वो स्नैक्स बनाने के लिए रसोई में जाती है। रोशनी कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास जाकर गैस को बंद करते हुए कहती है, ये क्या कर रही है बहू? ये कोई टाइम है गैस जलाने का? रात में तो खाना बनता है, फिर शाम में गैस जलाने की क्या जरूरत थी तुझे? वो माँ जी, थोड़ी सी भूख लग रही थी तो सोचा अपने लिए थोड़े पकौड़े तल लूं। कितनी भी भूख लगे बहू, पर रसोई में 3 टाइम से ज्यादा गैस जलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरी सास का हुक्म है। ठीक है माँ जी, अब नहीं जलाऊंगी 3 टाइम से ज्यादा रसोई की गैस।
इंदु के वहां से जाने के बाद हे भगवान, मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो तूने मुझे रसोई पर हुक्म चलाने वाली सास दे दी। अब तो मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ बनाकर खा भी नहीं सकती। अब इसी तरह रात में रोशनी सबके लिए खाना बनाकर स्टील की प्लेट में परोसती है। अरे वाह, मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। मेरे दिए हुए इतने कम तेल और इतने कम मसाले में भी मेरी बहू ने इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। अरे वाह पोता बहू, खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, खाना तो अच्छा बना है रोशनी, मजा आ गया खाकर। इतना भी कुछ खास नहीं है। अब रसोई पर सास का इतना हुक्म चलाने के बाद भी रोशनी अपने ससुराल वालों को उनके मनपसंद खाने को बनाकर खिला रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पड़ोस की सुनैना रोशनी के घर का दरवाजा खटखटाती है। रोशनी दरवाजा खोलती है। अरे सुनैना जी, आप? क्या हुआ, कहिए। कुछ नहीं बहू, बस तेरी रसोई से एक कटोरी सब्जी चाहिए थी। मेरे घर में मेहमान आए हुए और सब्जी कम पड़ गई है। क्या आपको मेरी रसोई से सब्जी चाहिए? पर मैं तो इस वक्त आपको अपनी रसोई से कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी सास ने मुझे इस समय रसोई खोलने से मना किया हुआ है। क्या? रसोई खोलने से मना किया हुआ है? अरे ये क्या बात हुई बहू, रसोई पर सिर्फ तेरी सास का हुक्म चलता है क्या? तेरा नहीं, जो तू अपनी सास से बिना पूछे एक कटोरी सब्जी तक नहीं दे सकती? अब मैं आपको क्या ही बताऊं, अपने घर की मनोदशा आप नहीं समझ पाएंगी। फिलहाल आप एक काम करिए, आप किसी दूसरे घर से सब्जी ले लीजिए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। इसी तरह एक दो दिन बाद रोशनी फ्रिज से सब्जियां निकाल रही होती है कि तभी वहां इंदु आती है और रसोई में पड़े ढेर सारे पुराने खाने को देखकर झगड़ते हुए कहती है, छी बहू, फ्रिज से कितनी गंदी बदबू आ रही है। फ्रिज की साफ सफाई नहीं करती क्या? माँ जी, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। जैसा कि आप खुद कहती हैं कि रसोई पर आपका हुक्म चलेगा, तो आपके हुक्म के कारण मैं रसोई में सिर्फ 3 टाइम ही आ पाती हूँ, वो भी सिर्फ खाना बनाने के लिए। उससे ज्यादा समय आप मुझे रसोई में बिताने ही कहाँ देती हैं, जो मैं किसी भी तरह की साफ सफाई कर पाऊँ। अच्छा, अब जुबान ज्यादा लड़ा रही है, यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने? तो कुछ भी बोल, पर हुक्म तो तेरी सास का ही चलेगा रसोई पर। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और रोशनी से मिलने उसकी दोस्त सिया और टिया आती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ अचानक? हाँ, यहाँ किसी काम से आए थे तो सोचा तुझसे मिलते चले। अब रोशनी अपनी दोनों फ्रेंड्स को कमरे में बिठाकर कमरे से बाहर आकर, दोपहर के 4 बज रहे हैं और इस वक्त तो मैं सास के हुक्म के खिलाफ जाकर अपनी रसोई तो खोल नहीं सकती और बिना खिलाए अपने दोस्त को भेज भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। अब रोशनी बाहर का खाना अपने दोस्त को परोसती है। अरे क्या रोशनी, हमने तो सोचा था कि तू अपने हाथ की बिरयानी बनाकर खिलाएगी, पर तूने तो बाहर से खाना मंगवा लिया। बना तो मैं देती, पर क्या करूं, मेरी सास चिड़चिड़ करने लगती है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। अरे ऐसे कैसे चिड़चिड़ करने लगती है? रसोई पर सिर्फ तेरी सास का हुक्म चलता है क्या, तेरा नहीं? हाँ, यही समझ लो। इसी तरह अगले दिन रात में रोशनी सबसे छुपाकर माइक्रोवेव में अपने लिए पिज्जा बना रही होती है और फ्रिज में पानी की बोतल भरने लगती है। इतने में माइक्रोवेव में रखा सारा पिज्जा जल जाता है और पूरे घर में बदबू फैल जाती है। तभी वहां इंदु पहुंचती है। ये माइक्रोवेव में से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? वो माँ जी, मैं पिज्जा बना रही थी, वो जल गया। जब तुझे पता है कि तेरी रसोई में तेरी सास का हुक्म चलता है, तो किससे पूछकर तूने ये माइक्रोवेव ऑन किया? गलती हो गई मुझसे। अब मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ बहू, अब तूने मुझसे बिना पूछे रसोई में कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुझे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। इस दिन के बाद से रोशनी कभी अपनी मर्जी से रसोई में कुछ नहीं करती और एक दिन इंदु और उर्मिला की गैर मौजूदगी में पुनीत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रोशनी, गर्मी से मेरा बीपी हाई हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। जाओ तुम जाकर रसोई से मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। माफ करना पुनीत जी, पर इस वक्त रसोई में जाना माँ जी के हुक्म के खिलाफ है। अब देखते ही देखते पुनीत अधमरी हालत में हो जाता है। उसकी आंखों के आगे काले घेरे पड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद इंदु उर्मिला भी वहां पहुंचती हैं। अरे मेरे पोते को क्या हुआ? अरे बेटा तू ठीक तो है? अचानक तेरी हालत इतनी कैसे खराब हो गई? माँ एक गिलास पानी, बस एक गिलास पानी पिला दो। इंदु भागी भागी पानी लाकर अपने बेटे को पिलाती है। ये सब क्या है बहू? मेरा बेटा कब से पानी के लिए तरस रहा है और तूने उसे एक गिलास पानी लाकर नहीं दिया। कैसे ला कर देती माँ जी? आपके हुक्म के बिना तो मैं रसोई की एक कटोरी भी इधर उधर नहीं कर सकती हूँ, तो पानी का गिलास भरकर लाना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। देख ले इंदुआ, तेरे ये रसोई पर हुक्म चलाने के कारण मेरे पोते और तेरे बेटे की जान चली जाती, और गलती बहू की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ तेरी है।
तूने अपने हुक्म के नीचे उसे इतना दबा रखा है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आप सही कह रही है माँ जी, बहू मुझसे गलती हो गई। आज से हमारी रसोई पर किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा। ये रसोई आज से तेरी भी उतनी है जितनी मेरी है। ये पकड़ रसोई की चाबी और आज से रसोई में तू जब मर्जी तब जा सकती है। इस हादसे के बाद से इंदु को बहुत बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद इंदु रसोई पर हुक्म चलाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे रोशनी को भी अब उसके ससुराल की रसोई में बराबर का हक मिल जाता है।